सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अपन लास्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, AC। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट AC, प्रत्यावर्ती धारा। देखो, प्रति आवर्ती इससे मिलके बना है प्रत्यावर्ती। प्रति आवर्ती का मतलब अल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में धारा की ध्रुवता का बदल जाना। तो लिखेंगे AC करंट की क्या परिभाषा है, लिखेंगे AC करंट। AC ऑलरेडी इसमें करंट आ चुका है, तो AC की क्या परिभाषा है, लिखेंगे ऐसी विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण में परिवर्तन के साथ साथ परिमाण तो बदलेगा, अप एंड डाउन होगा, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी एकांतर क्रम में बदलती हो, ऐसी कहलाती है। अर्थात प्रत्येक आधे चक्र में प्लस से माइनस एंड तथा माइनस से, प्रत्येक आधे चक्र में प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में ध्रुवता परिवर्तित होती हो, ऐसी कहलाती है। ध्यान से देखना, आपको मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। बताओ, ये धारा I है, ये समय T है और धारा I का मान जो है वो एक समान है I0। तो बताओ ये कौन सा धारा हुई? तो ये धारा है डायरेक्ट करंट, DC करंट है। दूसरा उदाहरण देखो, AC नहीं है, ये AC नहीं है, DC है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखना, धारा I है, समय T है, इसके साथ इसका परिमाण चित्रानुसार बदल रहा है। कैसे बदल रहा है देख सकते हैं आप, इस प्रकार से। तो भी आप देख सकते हैं कि ये है DC है कि AC है, तो ये AC नहीं है, ये DC है। तो ये तो है DC नियत परिमाण की DC है, यह DC है परंतु परिवर्ती परिमाण की। इसका सिर्फ मान बदल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो धारा हमेशा धनात्मक है, कोई नेगेटिव में धारा नहीं है, यानी धारा की दिशा नहीं बदल रही है। तो ये दोनों DC के ही उदाहरण हुए। ये परिवर्ती DC जिसमें धारा का मान कम या ज़्यादा हो रहा है ना, ये एक समान DC। परंतु हमने यूँ नहीं लिखा कि धारा परिवर्ती हो तो प्रत्यावर्ती, नहीं, सिर्फ उसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए। धारा के परिमाण के परिवर्तन के साथ साथ दिशा भी एकांतर क्रम में बदलनी चाहिए, एकांतर क्रम होना जरूरी है। यानी कि तीसरा उदाहरण देखेंगे कि इस प्रकार से धारा प्लस तो फिर अगला माइनस, फिर प्लस तो फिर अगला माइनस, ये होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये धारा AC है, DC धारा ये नहीं है। ये धारा क्या होती है? AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा AC धारा किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैंने साइनोसोडल वेव बनाई, तो जरूरी नहीं कि प्लस से माइनस की ओर जाने के लिए वो साइन कर्व में ही चले।
अलग अलग प्रकार की एसी हो सकती है, तो लिखेंगे एसी के प्रकार, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। तो ध्यान से देखना कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 सबसे पहले है आपकी त्रिभुजाकार धारा एसी। त्रिभुजाकार एसी का मतलब क्या हुआ? सर ये तो करंट है, कोई वस्तु थोड़ी त्रिभुजाकार की एक कोई प्लेट होगी, नहीं नहीं, एसी में परिवर्तन एक सरल रैखिक परिवर्तन हो, बढ़ना वृद्धि भी और घटने वाला भी, फिर वापस सेम दिशा में विपरीत दिशा में चली जाए, तो इस प्रकार से ग्राफ त्रिभुज बनता है, इसलिए त्रिभुजाकार एसी कहते हैं। यूँ मत सोचना कि एसी जो करंट आता है वो दिखने में कोई त्रिभुजाकार होगा। करंट पहली बात तार में आता है, वो दिखता नहीं है, हाँ टच करोगे तार को तो महसूस हो जाएगा, कुछ झटका लगेगा, ठीक है, बाकी दिखेगा नहीं। बस उसमें जो मान है उसका मान समय के साथ शून्य से बढ़े रेखिक रूप से, और उसी अनुरूप घटे और फिर माइनस में चला जाए, फिर वापस घट के प्लस में आ जाए, इस तरीके से बढ़ के प्लस में आ जाए, घट के माइनस में चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो एसी कहलाती है ना, ऐसे आगे से आगे बढ़ती रहे, तो ये त्रिभुजाकार एसी है, यानी कि इसका ग्राफ त्रिभुजाकार है, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपकी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? आयताकार है। आयताकार कैसी होती है? आयताकार या वर्गाकार कह सकते हो, रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगुलर हो गया। आयताकार एसी, आयताकार एसी ऐसी होती है कि एक नियत मान की धारा बहे लेकिन कुछ समय तक। अब आप बोलोगे ये तो सर एसी नहीं है तो डीसी है। ध्यान से सुनना, अगर अचानक से धारा घटकर शून्य हो जाए, और शून्य भी नहीं बल्कि माइनस में हो जाए, फिर माइनस में बहने लग जाए, तो ये फिर अचानक से वापस घटकर शून्य होकर बढ़कर प्लस में आ जाए, और फिर ऐसे आगे से आगे चलता रहे, प्लस माइनस, तो ये जो धारा है, इस प्रकार से अगर धारा का मान कभी पॉजिटिव रह रही है, अचानक से बंद होते रिटर्न में नेगेटिव में मिलने लगी, बंद होते ही वापस पॉजिटिव में मिलने लगी, जबकि इसमें क्या था, धीरे धीरे धारा का मान बढ़ा, फिर इसी दिशा में बढ़ता वापस घटता शून्य हुआ, फिर वापस इधर धीरे धीरे बढ़ा मान, फिर वापस इधर इसी दिशा में घटते शून्य हुआ, फिर वापस इधर बढ़ा। तो यहाँ देखो, इधर बढ़ा, इसी दिशा में घटा, फिर विपरीत दिशा में बढ़ा, फिर विपरीत दिशा में घटकर शून्य हुआ। तो ये पूरा एक चक्र होता है। इसमें एक निश्चित धारा वही खट से तुरंत वापस उतनी धारा उल्टी दिशा में बहने लगी थी। ये धारा के मान का ग्राफ है, उसका नाम है आकार का एसी। ग्राफ त्रिभुजाकार तो त्रिभुजाकार, ग्राफ आयताकार तो आयताकार एसी। बाकी करंट आंखों से नहीं दिखता है कि करंट जो आ रहा है वो तार में ऐसे आ रहा है। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा, 3-4 साल पहले की घटना है। मैं और चिंतन सर इतना हंसे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब यूँ सोच लो हम मरते बचे। ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने एसेंट में पढ़ते हैं, ऐसी ज्ञानी महिलाएं तो क्या बच्चियां ऐसी पढ़ती है। चलो, एक तीसरे नंबर का होती है सॉ टूथ एसी। हाँ, सॉ टूथ क्या होता है? सॉ टूथ का मतलब वो जो आरी होती है ना, जिससे वो अपन क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो आरी के जो दांत होते हैं, अब उसको मैं हिंदी में क्या लिखूं? हाँ, ऐसे लिख दूं, आरी दांत, आरी के दांत की एसी है। कुछ नहीं है, अगर किसी तार में धारा धीरे धीरे बढ़े और बढ़कर, तार में धारा धीरे धीरे बढ़कर अचानक से धारा उल्टी हो गई, और फिर धारा उल्टी दिशा में धीरे धीरे घटकर शून्य हो, यानी कि धीरे धीरे धारा बढ़कर अचानक से घटकर शून्य हुई और तुरंत उसी दिशा में विपरीत दिशा में चली गई उतने ही मान की, फिर विपरीत दिशा में घटते वापस शून्य हुई, घटते शून्य हुई, फिर इधर इस दिशा में बड़ी अचानक से बढ़ते वापस इस पॉजिटिव दिशा में वापस से बढ़ते मैक्सिमम मान तक गई, फिर अचानक से घट के शून्य होकर विपरीत दिशा में चली गई। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुजाकार स्पेशल दिख रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो आरी काटने वाली जो आती है उसके दांत हो। समझ में आ रहा है? ऐसे रगड़ूंगा तो यहाँ कभी हाथ रखेगा, लकड़ी रखेगा तो वो कट जाएगी। तो ये एक सॉ टूथ नहीं कह सकते, टीथ कह सकते हैं, बहुत सारे दांत है इसलिए, है ना, आरी के दांत जैसी ऐसी, ठीक है। और ये सब है ना, ये सब फर्जी है। फर्जी क्यों? ये काम में लेते ही नहीं अपन जो काम में लेते हैं वो मैं आपको पहले नहीं पढ़ा के लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, और वो है अपना ज्यावक्रीय एसी है। ज्या का मतलब क्या होता है? ज्या यानी कि साइन, वक्री यानी कि साइन कर्व, ज्यावक्रीय एसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनोसोइडल एसी। यानी कि अगर किसी परिपथ में धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से 1 तक या 0 से किसी अधिकतम मान तक बढ़े
और वापस घटता घटता शून्य हो जाए, फिर विपरीत दिशा में बढ़ता बढ़ता बढ़े और वापस घटकर शून्य हो जाए, और फिर इस प्रकार से आगे क्रम चलता रहे, तो ये कौन सा वक्र दिख रहा है तुम्हें? साइन थीटा वाला कर्व दिख रहा है कि नहीं? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो ये ज्यावक्रीय ऐसी है। एक चीज़, ज्यावक्री का मतलब सिर्फ साइन थीटा ही नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा मैं टाइम के साथ शिफ्ट करके आगे शिफ्ट कर दूं, यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो फिर ये कोस थीटा वाला ग्राफ भी आ सकता है। इसी में इसके नीचे एक और ग्राफ बना लेंगे, ये भी ज्यावक्री ही है, भले कोस थीटा का ग्राफ आ रहा तो क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये धारा के विभिन्न प्रकार देखे अपन ने। कौन सी धारा के? ऐसी धारा के, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के ही अपन ने प्रकार देखे। हाँ, तो सुनना प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि धारा ऐसी आ रही है। एक बार क्या हुआ, किसी टीचर ने क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया, बता भाई कि तार पर जो कबूतर बैठे होते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता? तो उसने यूँ बोला कि सर ये तार है, यहाँ एक पक्षी बैठा है, और अगर इसमें ऐसी धारा बह रही है तो ऐसी धारा ऐसे ऊपर नीचे से आके निकल जाएगी, तो सर उसके तो कभी टच नहीं कर पाएगा। कभी धारा मान लो ऐसे आ गई तो ऊपर से नीचे चली जाएगी, कभी नीचे से निकल जाएगी, तो इसलिए उसको करंट नहीं लगता है। इतनी हंसी है जिसकी कोई हद नहीं। प्यारे बच्चों, ये तार में धारा जो बहेगी वो तो तार के अंदर से ही जाएगी, यूँ थोड़ी धारा ऊपर आसमान में हवा में उड़ के ऐसे चलने लग जाएगी, तार पर नाचती कूदती जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली इस तार में बहने वाली धारा, मान लो 1 सेकंड के लिए, 1 माइक्रो सेकंड के लिए धारा शून्य हो गई, तो ग्राफ में धारा के मान को हम लिखेंगे कि फिलहाल धारा शून्य है। फिर मान लो धारा जो है वो 0.1 एम्पियर आने लग गई तो धारा का मान थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इसी दिशा में धारा 0.2 आने लग गई तो धारा का मान बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे धारा का मान बढ़ते बढ़ते मान लो 5 एम्पियर हाईएस्ट हुआ, फिर वापस घटते शून्य हो गया, तो ये धारा का मान घटते शून्य हो गया, तो इसका अपन ग्राफ बना रहे हैं। यूँ मत सोचना कि धारा ऐसे ऐसे जाती है उसको ऐसे कहते हैं और इस वजह से पक्षी भी बच जाते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाएगी, किसी को कहोगे तो वो हंस हंस के मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो तार में धारा बहती है वो तार के अनुदिश ही बहती है। और हाँ, जो फिर ग्राफ में माइनस आता है, इसका मतलब यूँ है कि तार में धारा यूँ बहती विपरीत दिशा में आने लग जाती, इधर बहने लग जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपन ने एसी की प्रकार पढ़े, है ना। अब ज्यावक्री एसी के अपन क्या कर लेते हैं, समीकरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? समीकरण देख लेते हैं। ज्यावक्री के लिए समीकरण, ज्यावक्री एसी के समीकरण ध्यान से देखना। आई बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। और ई क्या है? यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वो हाँ, वो स्मॉल ई जो होता था प्रेरित, उस तरह से वो भी विद्युत वाहक बल होता था, ये भी विद्युत वाहक बल है, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वोल्टेज वाला है। आई बराबर I0 प्लस साइन ओमेगा फाई। इसका जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ये देखो, ग्राफ जो शुरू हो रहा है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो फाई होता है पद, पहली बात तो मैं लिख रहा हूँ पद ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अपन ने 11वीं क्लास में तरंग गति पढ़ा हुआ है ना, वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो तरंगों में ये जो होता है फाई, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है कला। क्या होता है? ये कला, जिसको फेज कहते हैं। और फाई जो है, अगर टी का मान 0 हो जाए तो टी बराबर 0 पर कला है, यानी कि इसको कहते हैं प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला, और प्रारंभिक कला मतलब टी बराबर 0 पर कला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें ये फाई का मान है, इसलिए ग्राफ ऐसा है। और यदि फाई बराबर 0 हो, प्रारंभिक कला 0 होती, तो आपका जो ग्राफ बनता, आपका समीकरण तो आ जाता आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी ओनली, फाई बाई कुछ नहीं आता, फाई का मान 0 है, तो फिर ग्राफ भी आपका 0 से शुरू होता और इस प्रकार से ग्राफ आता। तो ये भी बना लो हाथों हाथ। चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छे से? पक्का? श्योर? तो ये अपन ने इसके क्या देखे, समीकरण देखे। अच्छा, भारत में कैसी एसी सप्लाई करते हैं, किस तरह की एसी सप्लाई होती है, तो लिखेंगे भारत में नोट लिखेंगे, भारत में ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, भारत में
ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई होती है जिसकी आवृत्ति F बराबर 50 हर्ट्ज होती है ना। अमेरिका में कितनी होती है तो लिखेंगे अमेरिका में, यूएसए में F आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। वहाँ पे खर्चा मायने नहीं रखता है, वहाँ पे मायने रखता है आदमी। पैसा खूब है, पैसा खर्च करो। यहाँ पे इंडिया में लोग खूब हैं, एक दो मर भी जाएंगे चलेगा। 50 हर्ट्ज आवृत्ति कम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये यूएसए वाले वोल्टेज अपने इंडिया वाले वोल्टेज से आधा रखते हैं। अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, और इसमें जो आती है वो 110 वोल्ट की आती है, बिल्कुल आधा वोल्टेज। भले ही, समझ गए ना, हाँ, भले आपका पावर लॉस ज़्यादा हो तो हो, लेकिन आदमी का लॉस नहीं होना चाहिए। इधर पावर लॉस नहीं होना चाहिए, बिल कौन भरेगा, है ना। आदमी भले मरे तो मरे, एक बार झटका खाए खत्म आदमी। हाँ, तो ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ एसी, यानी कि एसी को शो करने का क्या संकेत है ना। सिंबल ऑफ एसी क्या है, सिंबल सिंबल बोलते हैं इसको, इस प्रकार से। और आपको याद नहीं आएगी ये क्या सिंबल, मतलब समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, सिंबल ऑफ डीसी करंट जो होता है वो ये ऐसा होता है। ये जो अपनी बैटरी और सेल जो होता है, जो कि धारा का स्रोत होता है, उसमें एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। इसमें ऐसा देते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव है, थोड़ी देर में ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए किधर भी पॉजिटिव नहीं, किधर भी नेगेटिव नहीं, और प्रत्यावर्ती धारा का ऐसे चिन्ह बनाते हैं। इसलिए एसी का क्या हो गया है, आपका सिंबल हो गया है। दूसरा सिंबल के बाद ध्यान से सुनना कि हम एसी यूज़ क्यों करते हैं, डीसी करंट क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसका एक सीधा सा कारण है, हमने पिछले चैप्टर में एक ट्रांसफार्मर नाम की चीज़ पढ़ी थी, और ट्रांसफार्मर का क्या काम था, जब चाहे तब वोल्टेज अप कर दो, उस बिना शक्ति क्षय के, मामूली शक्ति 5% लॉस होता है, और जब चाहे तब वोल्टेज डाउन कर दो। तो क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से वोल्टेज अप एंड डाउन किया जा सकता है। इस वजह से सप्लाई इसी की जाती है, ताकि भेजने के लिए हाई वोल्टेज पे भेजेंगे तो लॉस नहीं होगा, है कि नहीं। और जब घरों में वापस लोगों का लॉस नहीं हो जाए, वो लोगों का भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। 30-30 हज़ार की वोल्ट की लाइनें हैं, लेकिन घरों में सिर्फ 220 आती है, ठीक है। तो वापस जगह जगह चौराहों पे, गलियों में डीपी वीपी लगा के डाउन करके जब चाहे तब भेज सकते हैं। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कुंडली में धारा बहती है, और प्रत्यावर्ती होगी तो वो धारा का मान बदलता रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन से, यानी कि अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण से धारा आगे बढ़ जाएगी। अब डीसी करंट होगा, नियत धारा आएगी कुंडली में, तो फिर आगे कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो लिखेंगे घरों में डीसी की बजाय एसी धारा की सप्लाई की जाती है। अब हालांकि ऑलरेडी ये प्रत्यावर्ती धारा आ चुका है, परंतु थोड़ा समझ जाओगे, एसी का मतलब वो चलने वाली, हवा खाने वाली एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। एसी धारा की सप्लाई होती है क्योंकि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से, है ना, बिना किसी शक्ति क्षय के, बहुत कम शक्ति क्षय में, है ना, आसानी से उच्च से निम्न और निम्न से उच्च विभव में, उच्च से निम्न एवं निम्न से उच्च विभव, निम्न से उच्च विभव परिवर्तित, आगे आप लिख लो, परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लिख लिया मेरे बच्चों, चलिए अब लिखेंगे एसी में प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न राशियां, एसी धारा के अध्ययन में, है ना, अपन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें अलग अलग राशियां पढ़ लेते हैं। अध्ययन में विभिन्न राशियां
विभिन्न राशियाँ, अलग अलग क्वांटिटीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। अब अपन देखो सिर्फ और सिर्फ जावक्री एसी की बात करेंगे, साइनोसोडल वेव की बात करेंगे। तो लिखेंगे किसी क्षण विशेष पर धारा के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो आई जो है किसी क्षण t पर आई का मान कितना होगा कि I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई होगा। क्षण t पर, किसी क्षण t विशेष पर धारा आई का मान जो है वो ही है। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे धारा का मान बदल जाएगा। तो लिखेंगे इसका मान समय के साथ, समय t के साथ बदलता रहता है। कभी धारा कम, कभी ज़्यादा, कभी वापस कम, कभी माइनस में, कभी ऐसे बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका तात्क्षणिक मान। दूसरा है शिखर मान। दूसरा कौन सा मान है? शिखर मान। शिखर मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू, उसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये है आपकी पीक वैल्यू, टॉप, शिखर, समझ गए ना? शिखर मतलब पहाड़ पे चढ़ गए वो शिखर। तो लिखेंगे धारा के अधिकतम मान को, धारा या विभव भी हो सकता है, धारा ही जरूरी नहीं, विभव भी हो सकता है। धारा या विभव के, धारा बटा नहीं, धारा या, यूँ मत सोचना धारा बटा विभव क्यों ले रहे हो, है ना। धारा अथवा विभव के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। अब आप बोलोगे सर शिखर मान का मतलब धारा का शिखर मान कि विभव का शिखर मान? अरे भाई शिखर धारा मतलब धारा का शिखर मान, शिखर विभव मतलब विभव का अधिकतम मान। ये अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि सपोज अलग अलग समय पर धारा का मान अलग अलग आ रहा है, कभी जीरो, कभी बढ़ता बढ़ता है मैक्सिमम, कभी वापस घटता घटता जीरो, कभी उल्टी दिशा में, इस प्रकार से उस प्रकार से। परंतु जो ये मैक्सिमम मान आया है ये फिक्स है, इसको कहते हैं शिखर मान। धारा का शिखर मान जो है ये क्या कहलाता है? I0 से इसको व्यक्त करते हैं। शिखर मान क्या है? I0। ये प्लस में भी चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा। ठीक है, ये धारा इधर बढ़ रही है, ये जो मान आया है ये I0 आया है, ये अधिकतम मान है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर E-t का ग्राफ हुआ तो ये क्या हो जाएगा? E0 हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बता रहा था तात्क्षणिक मान में मैं आपको बता रहा था कि समय t पर निर्भर होता है। देखना एक मिनट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समीकरण लिखा था ना तात्क्षणिक मान में, मैं एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, है ना। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने बात की थी ना कि पद ओमेगा t प्लस फाई तो क्या कहलाता है? यहाँ पे कला कहलाता है, और फाई क्या कहलाता है? प्रारंभिक कला कहलाता है। तो ये वापस से लिख देना है एक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लिखने वाले हैं ओमेगा बराबर 2πf, जहाँ ओमेगा बराबर 2πf और f बराबर 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति है। ठीक है, ये चीज़ और उसमें ऐड करनी है। ये कहाँ लिखना है? अभी नंबर 1 में मैंने जो तात्क्षणिक मान लिखा है ना, ये इस समीकरण के जस्ट नीचे या पास में जहाँ पे भी थोड़ी बहुत जगह बची हो वहाँ लिख लो आप। ठीक है, तो ये सारा मैंने तात्क्षणिक मान के बारे में बताया। अब ध्यान से देखना, न्यूनतम मान उसका कितना आएगा धारा का? विपरीत दिशा में भी I0 है, ये भी I0 है। दिशा को छोड़ते हुए देखो तो ये दोनों शिखर मान ही हो रहे हैं। न्यूनतम मान उसका 0 आ रहा है, 0 से बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, वापस घटता घटता 0। फिर दिशा उल्टी है परंतु वो मान देखा जाए तो वो भी बढ़ रहा है माइनस में, फिर घटता हुआ 0। तो एक न्यूनतम मान है, एक अधिकतम मान है और बीच में मान बदल रहा है। तो हम क्यों ना एक औसत मान भी देख लेते हैं। तो 3rd नंबर का पॉइंट डालेंगे औसत मान। क्या देखेंगे? औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, अब अपन एवरेज वैल्यू जो है औसत, वो कहाँ से कहाँ तक का लें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो लिखेंगे नंबर 1 एक पूर्ण चक्र का औसत मान, एक पूर्ण चक्र में औसत मान, पूर्ण चक्र में औसत मान। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना,
पूर्ण चक्र की बात करूं तो ये क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर पूर्ण चक्र की बात करूं तो जितने जितने आपको धनात्मक मान मिलेंगे उतने के उतने आपको एज इट इज़ ऋणात्मक मान भी मिल जाएंगे। तो अगर इन सब का योग करोगे आप, इन सब का अगर आप योग करोगे तो जितने पॉजिटिव मानों का योग करोगे उतना का उतना नेगेटिव मान का भी योग करोगे तो आपका आई एवरेज जो आएगा ओवर एस कंप्लीट साइकिल, सीसी मतलब कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र में औसत मान जो आता है वो 0 आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना का उतना नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। चाहो तो लिख सकते हो कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है जितना पॉजिटिव उतना उतना नेगेटिव भी है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव औसत का सूत्र यही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे ही राशियों का इनका योग करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो का वो नेगेटिव दोनों जुड़ के 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या आया, पूर्ण चक्र में औसत मान 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारे घर में जो करंट आ रही है उसका औसत मान 0 है। एग्जैक्टली, एक पूरे चक्र में औसत मान 0 है। और इसीलिए अगर प्रत्यावर्ती धारा का मापन हम वो डीसी वाले वोल्ट मीटर और अममीटर जो लैब में यूज़ करते हैं सेल के लिए, उससे मापन करेंगे तो उसमें विक्षेप आएगा नहीं, धारा 0 ही बताएगा। तो लिखेंगे चूँकि एक पूर्ण चक्र में, चूँकि यहाँ हो गया ओके, एक पूर्ण चक्र में, चूँकि एक पूर्ण चक्र में एसी धारा का औसत मान 0 होता है। अतः यदि डीसी उपकरण अमीटर व वोल्ट मीटर से इसकी धारा व विभव का मापन करेंगे या विभव का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा 0 आएगा, माप ही नहीं पाएगा, ये नहीं कर सकते क्योंकि रीडिंग हमेशा 0 आती है। आप चाहो तो लिख सकते हो रीडिंग एवर विल बी 0, हमेशा 0 रहेगी, रीडिंग हमेशा उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसके चक्कर में क्या करते हैं, अतः डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर की बजाय हीटिंग वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी का मापन में किया जाता है। अब ये क्या होता है, हीटिंग वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगर हिंदी में बोलूँ तो ये हीटिंग वायर यानी कि ऊष्मीय तार यंत्र, हाँ, ऊष्मीय तार उपकरण क्या होता है? ऊष्मीय तार उपकरण क्या होता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हीटिंग वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी के मापन में किया जाता है। क्योंकि इसका औसत मान 0 है, तो फिर उनका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो 0 बताएगा रीडिंग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलें। अब अपन ने एक चीज़ तो ये देखिए कि ये उपकरण माप नहीं पाएंगे। दूसरा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। केमिकल रिएक्शन के बारे में सुना आपने? यस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि मान लो एक तरफ से चलें तो कुछ अलग तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, धारा इधर से इधर बहा रहे हैं। तो अरे भाई, जैसे बैटरी की बात करूँ मैं, तो बैटरी एक बार चार्ज की तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, प्लस वाले अलग हो गए, माइनस वाले अलग हो गए। और जैसे फिर चार्ज करने के बाद उसको लगाया और उससे बल्ब जलाया तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन बहा और वापस से वो क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मिल के आपकी बैटरी का पूरा एक चक्र हो जाता है। मान लो पहले डिस्चार्ज बैटरी थी, उसको चार्ज किया तो आयन अलग अलग हो गए, फिर उसका उपयोग लिया, बल्ब वगैरह कुछ भी जला दिया, स्पीकर चला दिए, तो फिर से वो मिल गए।
फिर उसको चार्ज करनी पड़ेगी। यानी कि एक बार धारा उसमें प्रवाहित की विपरीत दिशा में, एक बार उल्टी दिशा में उसने धारा स्रोत की तरफ अपने को प्रवाहित की। तो अगर किसी केमिकल में प्रत्यावर्ती धारा बहाएं तो उसमें तो पॉजिटिव में भी जाती है और नेगेटिव में भी जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा से कभी भी रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो एक तो आप ये लिखेंगे पूरा, दूसरा लिखेंगे कि एक ऐसी धारा से या ऐसी धारा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करती बेचारी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब आपको लगेगा ठीक है सर, यहाँ तो आपने बहाना बना दिया कि एक पूरा चक्र में प्लस जितना उतना ही माइनस, तो उसका औसत 0 आ गया। आप सिर्फ आधे चक्र में औसत निकाल के तो बताओ। ये बोर्ड में पूछा जाता है। लिखेंगे नंबर 2, ये पॉइंट नंबर जो 3 है ना औसत मान, उसी का फर्स्ट पॉइंट था पूर्ण चक्र में औसत मान, और दूसरा पॉइंट है अर्ध चक्र में औसत मान। तो ध्यान से देखना, सपोज आपके पास इस प्रकार से एक साइनोसॉइडल वेव है जिसमें आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसका औसत मान निकालने को बोला गया है, और इसका मैक्सिमम मान I0 है। 0 से शुरू हुई, वापस से 0 पे ख़त्म हो गई है। प्यारे बच्चों, औसत मान का जनरल सूत्र क्या होता है? औसत मान का जनरल सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये साइड में पेंसिल से छोटा सा लिखना ताकि आपको याद आ जाए। ये मेन सूत्र मत लिख देना, छोटा सा साइड में लिखना। सुनना, औसत का जनरल सूत्र तो यही होता है। अब देखना कि आई एवरेज लाए तो लाए कैसे। अच्छा, आई एवरेज ला रहा हूँ मैं, वहाँ मैंने लिखा था CC लिखा था, यहाँ लिखिए HC मतलब यहाँ साइड में लिख लो, HC मतलब हाफ साइकिल है। हाफ माइंड कौन बोल रहा है? कौन है हाफ माइंड? हाँ, HC का मतलब आधे चक्र का आपका एवरेज मान। तो ध्यान से सुनो, यहाँ कोई एक बिंदु 2 3 4 10 15 बिंदु हो तो उनको जोड़ूँ। यहाँ तो एक पूरा वक्र आ गया है। अब पूरे वक्र को कैसे जोड़ूँ? तो आपको याद है, पूरे वक्र को जोड़ने के लिए समाकलन नाम की विधि का उपयोग लेते थे, y/dt। याद है कि नहीं? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ I/dt 0 से t/2 तक। ये t/2 तक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि पूरा चक्र होता है उसका आवर्तकाल को t कहते हैं, तो आधे चक्र का टाइम कितना हो जाएगा? t/2 तक। तो ये 0 से t/2 तक समाकलन करूँगा I/dt। समाकलन करने से ये राशियों का योग हो जाएगा। बेटा राशियों की संख्या देखनी है तो मैं dt का समाकलन कर दूंगा, वही 0 से t/2 तक। यहाँ तक माजरा समझ में आया? ये क्यों किया अपन ने ऐसा? यहाँ तक चीज़ क्लियर है? चलो, आई को मैं बाहर निकाल दूँ क्या? हाँ सर निकाल दो। अरे क्यों, बारात में आए क्या तुम मर्जी से? ये बारात में आता तो और अंदर लेते कोई बाहर का आदमी घुस गया क्या, ये इसको बाहर निकाल रहे हो? भाई कोई नियतांक नहीं है कि इसको बाहर निकाल दो। हर चीज़ में यूँ मत सोचो कि इसको बाहर निकाल दो। आई का मान जो है साइनोसॉइडल वेव होने के कारण आई का मान होता है यहाँ पे I0 sin ωt। तो ये मान यहाँ रखना पड़ेगा। ओके सर, अब समझ में आ रहा है। तो मान रखेंगे I0 sin ωt, और ये तो रखा आई की जगह, ये dt बच गया साइड में। ओके, ये dt बच गया है बटा ये dt। अच्छा, dt का समाकलन क्या होता है? dt का समाकलन तो t होता है, 0 से t/2 तक। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, I0 यहाँ पर एक फिक्स मान है जो कि हाईएस्ट वैल्यू, टॉप वाली वैल्यू को इस I0 कहते हैं। तो I0 यहाँ पे नियतांक है, ये आ जाएगा बाहर, और केवल आपको समाकलन करना होगा। और वो समाकलन किसका है आपके पास? ओनली साइन ωt का। तो बताओ साइन t का समाकलन क्या था? सर cos t। अरे क्या cos t यार, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मेरे को? है cos t नहीं होता है, साइन का अवकलन cos होता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, जबकि साइन का समाकलन माइनस cos होता है और cos का समाकलन प्लस साइन थीटा होता है। तो ये चीज़ अच्छे से लर्न करके आओ। जाओ, तो ये t/2 कैसे लिख दिया मैंने नीचे? ये t/2 है, t ऐसे आया, ये t है, सॉरी dt का समाकलन t आएगा, स्मॉल t लिखना प्लीज़,
डी टी स्मॉल वाला है ना, तो डी टी का समाकलन टी आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो टी बाई टू माइनस जीरो। तो एक काम करूँ मैं, एक काम करता हूँ, एक बार तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, आई नॉट वहाँ रखता हूँ, समाकलन रहने देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं टी बाई टू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आई नॉट बटा टी बाई टू, और साइन का समाकलन मैंने बताया माइनस का कोस ओमेगा टी होगा। परंतु प्यारे बच्चों ये केवल साइन टी नहीं है कि इसका समाकलन जो है वो केवल कोस टी हो जाए, ये साइन ओमेगा टी है। तो याद करो मैंने समाकलन पढ़ाया था, जब फलन के अंदर फलन आ जाए तो इसका फिर अंदर वाले का अवकलन करते हैं, और चेन रूल अगर अवकलन में लगता है तो गुणा होता है, और जब समाकलन में करते हैं तो बटा में आ जाता है, ये अपोन में ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ रखना है 0 से टी बाई टू, यानी कि एक बार 0, एक बार ये रखना है, एक बार ये रखना है। खैर एक बात बताओ, ओमेगा का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने? ओमेगा का सूत्र पढ़ा था अपन ने 2 पाई एफ अथवा 2 पाई बटा टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो वो मैं अभी यहाँ पर सूत्र का मतलब वो मान जो है वो यहाँ रख के बता रहा हूँ कि मेरे पास आगे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। तो देखना, आई एवरेज को मैं ऐसे बार लिख रहा हूँ, आई बार का मतलब औसत मान है, ठीक है। एक्स बार याद करो 10वीं क्लास में सीखा था, भूल गए 2 साल हैं। एक्स बार का मतलब औसत होता था एक्स का, तो आई बार मतलब आई का औसत मान, बार का मतलब ये सदिश राशि वेक्टर नहीं एरो नहीं बनाए, ठीक है, ये बार है औसत मान। एच वी नहीं सॉरी एच सी मतलब हाफ साइकिल पर। अच्छा ये आई नोट तो आई नोट हो गया, और ये टी बाई टू हो गया, और ये जो ओमेगा है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं पहले ब्लू से या फिर इससे कर देता हूँ, ये मजला ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो मजले ब्रैकेट में लिखूंगा 2 पाई बाई टी, ऊपर जो है लिमिट पुट करनी है, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, कि माइनस कोस ओमेगा कैपिटल टी बाई टू माइनस कोस ओमेगा इंटू 0। ये क्या कर दिया सर आपने? अरे भाई मान रखा है, कुछ नहीं, माइनस कोस ओमेगा टी है, तो एक बार अपर लिमिट लिखी है तो माइनस कोस ओमेगा स्मॉल टी की जगह टी बाई टू, तो माइनस कोस ओमेगा टी बाई टू, फिर बीच में सूत्र वाला माइनस, और फिर मान रखना है 0 वाला, तो माइनस कोस ओमेगा टी है तो माइनस कोस ओमेगा टी की जगह 0। अब चीज़ आपको क्लियर हुई ये कैसे रखा जो? चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया। अब एक बात बताओ, टी से टी उड़ गया, 2 से 2 भी उड़ गया, ये आई नोट बचा, और ये क्या बचा? बटा में ओनली पाई बचा। अंदर की बात करूं मैं, ध्यान से सुनना, माइनस ओमेगा का मान क्या पढ़ा आपने? 2 पाई बाई टी, याद करो, तो ओमेगा की जगह लिख रहा हूं मैं 2 पाई बाई टी। ये तो आया केवल और केवल बीच में ये ओमेगा है ना, इसकी जगह कैपिटल टी है ही सही, और बटा में 2 आपको दिख ही रहा है, तो ये तो हो गया कोस माइनस। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? पूरा ही 0 ही हो जाएगा, तो ये प्लस कोस 0 हो गया। खैर अब बताओ, टी से टी उड़ गया और 2 से 2 भी उड़ गया, कॉस पाई, आपको पता है कॉस पाई का मान होता है -1, तो माइनस कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, ये पाई बचा, सब कुछ कट चुका है, और कॉस पाई का मान -1 है, परंतु ये आगे ऑलरेडी माइनस लग रहा है, तो माइनस कॉस पाई की जगह आएगा +1, और ये कॉस 0 का मान भी होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास हाफ साइकिल में औसत मान जो आता है वो आता है प्यारे बच्चों 2I0/पाई, और ये बोर्ड पर्पस से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लास्ट वाले जो मान आया है ये नीट पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नीट के लिए मायने नहीं रखता, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाया है, बोर्ड में आता है इसलिए। तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक अर्धचक्र में औसत मान इतना होता है। यही अर्धचक्र आप नीचे वाला लोगे, जैसे मैंने माला की तरह मोटा मोटा डार्क कर दिया था, आधा वाला ऊपर वाला चक्र, अगर ऐसा कैसा नीचे वाला चक्र लोगे तो जो पीक वैल्यू है वो I0 की जगह -I0 आ जाएगा, और -I0 आएगा तो ये औसत मान आएगा -2I0/पाई। अब फिर इन दोनों का औसत लोगे तो 0 आ जाएगा एक पूरे चक्र के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था, पूरे चक्र में ऐसे समाकलन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं। चल बढ़ते चलते हैं आगे। आगे बढ़ने पर अपने को क्या मिलेगा कि AC का अपन ने औसत मान तो देख लिया, लेकिन फिर भी AC का मापन किया कैसे जाए? तो ध्यान से सुनना, मैंने ये तो बोल दिया कि AC धारा जो है वो रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती, क्योंकि एक दिशा में प्लस में बहेगी तो इस तरह से अलग प्रभाव आएगा, जैसे ही विपरीत बहेगी तो प्रभाव अलग आ जाएगा। लेकिन जूल का जो ऊष्मीय प्रभाव था बल्ब के तंतु में, उसमें धारा की दिशा का कोई मतलब नहीं था।
आप भी देखो ना, सुनना अच्छे से, एक आर प्रतिरोध है, इसमें धारा आई इधर से बहेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी I स्क्वायर RT, और धारा इधर से नहीं बहेगी, इधर से बह जाए तो इसमें तो दिशा का कोई लेना देना ही नहीं। आर प्रतिरोध में कैसे भी करके धारा आई बही तो डेफिनेटली एक ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो ही जाएगा। तो ऊष्मीय प्रभाव से हम प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रभावी मान लाते हैं और उस मान को मापन करने के लिए एक नया यंत्र बनाते हैं जिसका नाम है हीटिंग एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या हीटिंग वायर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हेडिंग डालेंगे एसी धारा का प्रभावी मान या प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान। हेडिंग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा प्रभावी मान। प्रभावी मान को इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। दूसरा इसका एक और नाम है वर्ग माध्य मूल मान। अब आपको कैसे पता पड़ा सर कि वो वर्ग माध्य मूल ही होगा? वो फिर बाद में प्रूफ होगा, ओके। तो वर्ग माध्य मूल मान मेरे को पहले नहीं लिखवाना चाहिए, पर वह ठीक है, मैं हेडिंग है इसलिए डलवा रहा हूँ। तो प्रभावी मान वही होता है जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये बाद में पता पड़ेगा। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग यानी कि स्क्वायर, माध्य यानी कि मीन, मूल यानी कि रूट। तो इंग्लिश में उल्टा बोलने की प्रवृत्ति इसलिए होता है रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS, रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू। और ये अपन ने उसमें भी पढ़ा हुआ था KTG में। किसमें पढ़ा था? KTG में। कुछ याद आ रहा है? RMS वेलोसिटी, VRMS कणों के। खैर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी पहले ये नहीं लिखें, पहले ये लिखते हैं कि किसी प्रतिरोध R में बहने वाली धारा I हो तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो कि ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो कि धारा की दिशा पर निर्भर नहीं होते हैं। धारा की दिशा पर निर्भर नहीं होते हैं। धारा की दिशा पे इसका कोई लेना देना नहीं, चाहे इधर बहे चाहे इधर बहे। अतः ऐसी धारा से भी जूल का ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। पहले तो अपन ने ये एक परिभाषा लिखने से पहले अपन ने एक ये बातचीत कर ली है कि ऊष्मीय प्रभाव चाहे AC हो चाहे DC हो उत्पन्न होता ही है ना। इसीलिए तो घरों में हीटर जलाते हैं, तो घरों में तो AC आ रही, फिर भी हीटर में से गर्मी निकलती है कि नहीं निकलती है? यस। तो वहाँ से AC धारा बहाने पे भी ऊष्मा उत्पन्न तो होती है। अब ऊष्मा से हम इसका प्रभावी मान लाएंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। किसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान DC को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है, उस मान के तुल्य होता है जो कि समान प्रतिरोध में बहाने पर, समान प्रतिरोध में समान समय तक बहाने, आप यूँ नहीं समझ जाओगे कौन से बहाने लगा रहे हो सर आप, वो वाले बहाने बनाना नहीं है। बहाने यानी बहाव कराना है, फ्लो कराना है। तो मैं प्रवाहित शब्द यूज करूँगा, समान समय तक प्रवाहित करने पर सॉरी बच्चों, प्रवाहित करने पर समान ऊष्मा उत्पन्न करें,
उत्पन्न करे। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनना कि भैया एक साइनोसॉइडल ऐसी वेव है, सुनना अच्छे से, लिखना कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज होती है, समय के साथ जीरो से बढ़ते 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 300 तक जाती है और वापस घटते घटते जीरो हो जाती है, फिर रिटर्न माइनस में 300 तक जाती है, फिर घटते घटते जीरो हो जाती है, और इस प्रकार से ये ऐसी है। सुनना अच्छे से सुनना एक बार। तो अगर सर इसका अपन औसत मान देखें पूरे चक्र में तो जीरो आ रहा है, और आधे चक्र में औसत देखें तो वो 2I0/पाई यानी कि 2 × I0 यानी अधिकतम मान 300/पाई। पाई को मैं लगभग 3 ले लेता हूँ तो 100 यानी कि ये लगभग 200 वोल्ट 200 एम्पियर हो रहा है, जबकि ये 300 एम्पियर की है उच्चिष्ट मान, शिखर मान। तो औसत मान इसका 200 है आधे चक्र के लिए, लेकिन पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 है। तो इसका इफेक्टिव मान कौन सा होगा, अगर मान ले तो ले कौन सा? तो ध्यान से सुनना, हमने ऐसा किया कि एक प्रतिरोध R में ये वाली एसी भी बहाई, और मान लो आधे घंटे तक बहाने के लिए 10,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। फिर उसी प्रतिरोध में आधे घंटे तक अलग अलग डीसी धारा बहाते रहे, प्रयोग करते रहे। मान लो 178 एम्पियर की धारा, डीसी धारा बहाई, आधे घंटे तक बहाई और उसी प्रतिरोध में बहाई, और ऊष्मा भी 10,000 जूल उत्पन्न हुई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 178 एम्पियर की डीसी धारा ने भी उतने ही प्रतिरोध में उतनी देर में प्रवाहित होकर उतनी ऊष्मा पैदा कर रही है। तो इसका ये जो 178 मान है डीसी का, इसका प्रभावी मान भी 178 एम्पियर है। इसका प्रभावी मान इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भले 0 से 300 और 300 से 0 तक आ रही है, लेकिन इसने जो ऊष्मा उत्पन्न की है वो उतनी ऊष्मा उत्पन्न की जितनी कि एक डीसी ने 178 वाले डीसी ने की है। तो इसका प्रभावी मान 178 एम्पियर गिना जाएगा। तो ये प्रभावी मान है, और ये प्रभावी मान आश्चर्यजनक रूप से देखा गया वो वर्गमूल माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू के इक्वल आया। अब वो कैसे आया वो भी देखना कि R प्रतिरोध में मान लो I धारा बहा रहे हैं। सुनना अच्छे से सुनना कि R प्रतिरोध है, इसमें धारा I बहा रहे हैं, और R प्रतिरोध है, इसमें धारा I बहा रहे हैं डीसी वाली, एक एसी वाली बहा रहे हैं, और T समय तक बहा रहे हैं, और T समय तक बहा रहे हैं। इसमें उत्पन्न ऊष्मा H हुई तो इसमें भी उत्पन्न ऊष्मा H होनी चाहिए। एसी में भी उतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जितनी कि डीसी में ऊष्मा उत्पन्न हो। तो ये धारा तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, परंतु ये धारा फिक्स नहीं है, जीरो ऐसे बढ़ते घटते ऐसी है। तो देखना अभी इसका प्रभावी मान इसके बराबर आना चाहिए। कब? जब H एसी बराबर हो जाए H डीसी के। H ऊष्मा का सूत्र क्या है? T समय तक R में I प्रतिरोध I बहे, ये होता है I² RT, परंतु यह है एसी। अब ये एसी का कौन सा वाला I लोगे, कौन सा वाला I लोगे? तो मैं सबका स्क्वायर करके उसका औसत मान लूंगा। तो I बार का स्क्वायर है, ये I की घात -2 मत समझना। आप एक काम कर सकते हो, I स्क्वायर करके एक ब्रैकेट लगा के फिर बार लगाओ, ताकि यूँ नहीं समझ जाओ घात माइनस में। और वो है मेरा I DC। DC तो एक फिक्स वोल्ट का फिक्स एम्पियर का करंट बहेगा, तो I DC स्क्वायर R × T। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा, सब कुछ समान है। तो I DC जो आती है वो क्या आती है? I AC का स्क्वायर और फिर उसका बार यानी औसत मान, और इधर ये DC का भी क्या है? स्क्वायर है। तो अगर मैं DC का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। अब आप ये मत कहना सर I स्क्वायर है तो वर्गमूल से बाहर ले लो, ना मुन्ना ना। I का स्क्वायर करके मैंने समस्त मानों का औसत लिया, उसका वर्गमूल निकाला है, और ये जो प्रभावी मान आया है इसी को हम कहते हैं I इफेक्टिव ऑफ AC। AC धारा का प्रभावी मान DC धारा के उस मान के बराबर है जिससे कि ऊष्मा बराबर हो, किसमें? समान समय तक प्रवाहित की जाए समान प्रतिरोध में। ये इसकी परिभाषा है। और अब ध्यान से देखा जाए तो IAC का कर दिया अपन ने सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग, फिर हमने लिया उन सब का माध्य
बाहर का मतलब माध्य एवरेज वैल्यू, और फिर लेने के बाद लास्ट में मूल और निकाल लिया, वर्गमूल और निकाल लिया, तो ये वर्ग माध्य मूल मान भी हुआ है। तो यहाँ अब लिखूंगा अतः ऐसी धारा का प्रभावी मान ज्ञात करने हेतु, और अब यहाँ से लास्ट में मैं फिर से लिखूंगा, यहाँ से देखना, आई इफेक्टिव ऑफ एसी धारा का प्रभावी मान बराबर है एसी का स्क्वायर किया, फिर इसका माध्य लिया और फिर इसका वर्गमूल ले लिया। तो लिखेंगे अर्थात एसी धारा का प्रभावी मान उसके आरएमएस मान के तुल्य ही होता है, के तुल्य ही होता है, या फिर ऐसी धारा का प्रभाव मान उसका आरएमएस मान ही होता है, उसका आरएमएस मान ही उसका प्रभावी मान होता है। ये बेटर रहेगा स्टेटमेंट, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आरएमएस निकालने का तरीका क्या है? वर्ग माध्य मूल, सबसे पहले वर्ग करेंगे फिर माध्य लेंगे, तो फिर सर जीरो नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का वर्ग तो पॉजिटिव ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा सर, फिर उसका औसत लेंगे, उसके बाद उसका वापस से मूल निकाल लेंगे, तो कभी आपका जो है वो ये नहीं आएगा। अब इस पर मैं एक दो नोट लिखवा देता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि सॉरी, नोट 1, यदि प्रश्न में मान को स्पष्ट न किया गया हो तो उसे आरएमएस मान मानेंगे। हैं, ये क्या चीज़ है? मतलब अरे भाई प्रश्न में बोल दिया कि किसी 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में बही जा रही है। अब सर 220 वोल्ट कौन सा वाला? बढ़ते बढ़ते जो हाईएस्ट 220 जाता है वो पीक वैल्यू वाला 220 वोल्ट, कि आधे चक्र में औसत आता है वो 220 वोल्ट, कि कौन सा औसत वोल्ट? तो 220 वोल्ट बोला और कुछ नहीं बोला है, तो यूँ मानेंगे कि आरएमएस वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट है। तो अगर कुछ नहीं दिया, कौन सा मान है ये? शिखर मान है कि औसत मान है कि आधे चक्र का औसत है कि कैसा है? तो अपन आरएमएस मान मानेंगे कि ना तो वो शिखर है ना आधे चक्र का औसत है, वो आरएमएस मान है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि प्रत्यावर्ती धारा भी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, तो ऊष्मा उत्पन्न करने की इस विधि से ही ऊष्मीय उपकरण बनाए गए हैं। तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न करेगी तो हम उससे निकालेंगे कि अच्छा इसका मतलब इसमें जो आपकी आरएमएस धारा बेरी वो इतनी है। तो लिखेंगे एसी के मापन में प्रयुक्त एसी एमीटर या एसी वोल्ट मीटर ऊष्मीय उपकरण है जो कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव से धारा का आरएमएस मान मापते हैं। तो अगर आप घरों में एक इंस्ट्रूमेंट लाओ और जलाओ मतलब ये करंट बहाओ और देखो कि वोल्टेज कितना आया, मान लो 100 वोल्ट आया, तो अब बस ये फंस मत जाना करो यार सर ये एक बात बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट कह रहा है घरों में 100 वोल्ट की धारा आ रही है, तो ये 100 वोल्ट कौन सा है? जीरो से बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट वैल्यू 100 वोल्ट है, या फिर आधे चक्र का औसत मान 100 है? नहीं, ये यहाँ कहीं बीच में 100 है जो कि आरएमएस मान 100 वोल्ट है। अच्छा सर, तो बताओ धारा का हाईएस्ट मान कितना होगा? तो वो तो अभी अपन मान कैलकुलेट करके बताएंगे कि आरएमएस मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है, यानी कि आरएमएस मान होता कितना है। जिस प्रकार से औसत मान का हमने वैल्यू देखी थी, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी की हाईएस्ट वैल्यू 300 है
तो उसका औसत मान 200 आया था आधे चक्र का। कैसे आया था कि सूत्र था 2I0/पाई, तो 300 बटा पाई का मान लगभग 3, तो ये रख दिया 100 × 2 यानी 200 एम्पियर। अगर 300 वोल्ट की हाईएस्ट बिजली आ रही है पीक वैल्यू के साथ घरों में, उदाहरण, तो उसका औसत मान 200 वोल्ट होगा। एम्पियर है तो एम्पियर, वोल्ट है तो वोल्ट, ठीक है। तो इसका आरएमएस मान कितना होगा, तो वो हो सकता है 180 हो सकता है 240 हो, पता नहीं कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ये सूत्र लाया एवरेज के लिए, वैसे आरएमएस का भी अपन सूत्र लाएंगे, ठीक है। तो अब अपना यही काम रहेगा, 1-2 दिन तक यही रहेगा, बल्कि अलग अलग स्थितियों के लिए, साइनोसॉइडल के लिए नहीं, बहुत सारी स्थितियों में। तो हेडिंग डालेंगे, जावक्री प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल यानी कि आरएमएस मान की गणना। प्यारे बच्चों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुनना। सबसे पहले बताओ आई का सूत्र क्या होता था कि I0 sin ω t, ये आई का सूत्र है। अब आरएमएस ज्ञात करने हेतु हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आरएमएस हेतु नंबर 1, सबसे पहले वर्ग करेंगे। वर्ग शब्द देखो, वर्ग है तो सबसे पहले वर्ग करेंगे, यानी आपको जो आई दी रखी है उसका आपको आई स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना बड़ा आसान है, सब पे स्क्वायर लग जाएगा। दूसरा फिर उसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का तरीका क्या है, जो आपके पास आई स्क्वायर आया है उसका माध्य कैसे निकालोगे आप, तो माध्य निकालने की एवरेज निकालने का जो तरीका है, एवरेज लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर बाहर लगा दिया है। तो कुछ नहीं, मैंने राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाले टेक्निक से सिखाया था कि आप आई स्क्वायर जो आया है इस वर्ग वाले का माध्य निकाल रहे हैं। यूँ मत सोचना सर आई का माध्य यानी कि एक पूर्ण चक्र में तो 0 आया था, नहीं, अब आई स्क्वायर हो चुका है तो वो माइनस वाला भी प्लस में आ चुका है, इसलिए अब इसका औसत मान निकालना है। तो आई dt नहीं करना है, आज जो आई स्क्वायर आ चुका है उसका dt करना है। ओके सर, और पूरे चक्र में कर रहे हैं तो 0 से t/2 मत ले लेना, 0 से t लेना, और अपॉन में राशियों का संख्या यानी कि 0 से t। अब मेरी बात सुनना, ये वास्तव में ऐसा नहीं है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, परंतु ये उसके जैसा दिख रहा है, तो ये याद रखने की टेक्निक है। और मैंने ये ब्लू लाइन इसलिए खींची कि कहीं आप ये टी उसमें नहीं घुसेड़ दो, ये टी इसकी सीमा है, लिमिट रखी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। और लास्ट में जो आई स्क्वायर बार का जो मान आएगा तो लिखेंगे अंत में उसका वर्गमूल ले लेंगे। ये तो मेरे को पहले लिखवाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी आरएमएस के लिए अपन ये चीज़ फॉलो करेंगे। और फिलहाल इस टॉपिक में अपन केवल और केवल जावक्री के लिए यानी कि इसके लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। फिर मैं आपको त्रिभुजाकार, आयताकार, अर्ध जावक्री ये भी दूंगा, ठीक है। तो फिर अंत में क्या आया, ये जो वर्ग माध्य हुआ है अब उसका मूल लोअर करना है, यानी कि आई आरएमएस का मान आ जाएगा। ये जो आई स्क्वायर का बार आया है इसका मूल और ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन स्टेप्स है। 3 में पहला स्टेप तो फर्जी है, स्क्वायर करना कौन सी बड़ी बात है, तो केवल 2, और लास्ट वाला भी सिंपल है, मूल लेना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं ये बीच में है औसत मान निकालने जैसा, लेकिन सिंपल औसत नहीं है, वर्ग का औसत निकालना है और फिर लास्ट में उसका माध्य और ले लेना है। चलिए तो अपन ये प्रोसेस शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले जावक्री के लिए ये लिखने के बाद फिर से काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे जावक्री हेतु, जावक्रीय ऐसी हेतु आई बराबर क्या आया, I0 sin ω t। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t। प्यारे प्यारे बच्चों सुनिए, एक बात बताइए, अब क्या करना है, औसत मान लेना है, यानी कि आई स्क्वायर जो आया है उसका औसत मान लेना है। औसत मान लेने के लिए मैंने अभी भी क्या बोला कि जो आई स्क्वायर है उसका समाकलन कर दो dt 0 से कैपिटल T के साथ, बटा dt
0 से t के साथ। प्यारे प्यारे बच्चों सुनना अच्छे से, आई स्क्वायर यानी कि ये वाला, अब वो नहीं रखना है, ये आई स्क्वायर रखना है समीकरण 1 से ये मान इसमें रखने पर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और समाकलन कर देने का इसे। आप बोलोगे अरे ये क्या कर दिया आपने, तो मान भी रख दिया और आई नोट भी बाहर ले लिया। यस, हाथों हाथ आई नोट कांस्टेंट है, बाहर पहले ले लिया। एक बात बताओ, डी टी का समाकलन क्या होता है, तो स्मॉल टी हो जाएगा, लेकिन लिमिट कहाँ से कहा था कि 0 से कैपिटल टी तक। ठीक है मेरी बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना प्यारे बच्चों। होता क्या है सॉरी, होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का आपको समाकलन बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ, फिर आप इसको रट लेना। इसका मान हमेशा 1/2 आता है। कितना आता है, यस 1/2 आता है, लेकिन बटा में शायद ये ओमेगा टी आ रहा है तो एक ओमेगा और बच जाएगा, तो टी बाई ओमेगा बचने के कारण ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ओमेगा का मान वापस से 2π/t हो जाएगा। खैर भाई मान कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मान कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा का आपको मैंने अभी तक समाकलन नहीं सिखाया क्योंकि आपके सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन आपको साइन स्क्वायर का अगर सूत्र बताया नहीं तो फिर हम समाकलन सर करेंगे कैसे। ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर का एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें या तो केवल साइन थीटा आता हो या कोस थीटा आता हो। तो सूत्र याद करो, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, सूत्र cos 2 थीटा का सूत्र देखो, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 सॉरी बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजूँ और ये इधर लाऊं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बटा ये जो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है मैंने उधर भेज दिया था तो ये प्लस का हो गया था, और ये -2 cos थीटा है। अगर ये 2 इधर आ जाएगा तो मैं पहले से लिख देता हूँ ये इस तरीके से यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को देखो मैंने कितनी चालाकी से ऐसे बदल दिया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ। अतः ये सूत्र आया मेरा, ध्यान से देखना फिलहाल तो, अतः क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो क्या हो जाएगा मेरा। अभी आप लिखो मत, सिर्फ देखो, पहले देखो ध्यान से 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2, क्या ये मैं लिख सकता हूँ अच्छे से आप मत लिखिए प्लीज़, आप देखिए अच्छे से देखते जाइए, ध्यान से देखना। ये अब मैं इसकी जगह मैं मान लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर इसको मैं 1 तो पहले डाल दिया था, इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ। तो ये मान मैं जैसे इसमें रखूँगा तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या आ गया, आई नॉट का स्क्वायर, समाकलन किसका होगा ध्यान से देखना, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2 ऑफ डी टी बटा ये t का मान रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास t - 0। यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है अच्छे से चलिए, आप भले वापस वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो। चलो ये मेरा आई एवरेज का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर एज इट इज़ बाहर ले लेता हूँ, ये बटा में 2 कांस्टेंट है ये भी मैं बाहर ले लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से कि ये 1 के साथ भी dt है तो समाकलन में 2 बार कर देता हूँ ऐसे, dt का 0 से t तक अलग समाकलन चला जाएगा, और माइनस cos 2 ओमेगा टी का भी अलग समाकलन चला जाएगा, क्योंकि आपको मैंने प्लस माइनस वाले नियम सिखा रखे हैं। और ये बटा में क्या है, t - 2 0 यानी t है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2 × t समझना ये कैसे किया, ये प्लस और माइनस में जो भी फंक्शन आ जाए तो नियम 1 नियम 2 करके सिखाए थे मैंने। गुणा भाग के लिए नियम अवकलन में सिखाया था, इसमें गुणा भाग नहीं होता था। खैर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेरे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और dt का समाकलन हो गया t, लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल T, माइनस कोस ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, प्लस का होगा साइन ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी नहीं 2 ओमेगा टी है तो साइन 2 ओमेगा टी बटा में 2 ओमेगा और आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से कैपिटल T तक पुट करनी है। ओके ये भी पुट कर देंगे। और ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर वाला मिटा देता हूँ, है ना, आप बाद में वीडियो वापस रिवर्स करके लिख सकते हो मैं एक इसलिए मना कर रहा हूँ, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर इसमें समाकलन किया थोड़ा भारी वाला है, थोड़ा सा भी इधर उधर प्लस माइनस मिस्टेक हुई तो आप काटोगे नहीं, ठीक है।
आप कई मिस्टेक देख के फिर डायरेक्टली देख लोगे और एक बार में आंसर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। 2t सुनना, t माइनस 0 रखूंगा मैं तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ t माइनस 0 और माइनस, ध्यान से देखना, एक बार t रखूंगा यहाँ तो साइन ओमेगा 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस एक बार 0 रखूंगा साइन 2 ओमेगा इंटू 0। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और बटा में तो ये ओमेगा 2 ओमेगा था ही सही, तो ये 2 ओमेगा ही रहने दूंगा। तो एक बार मैंने इसकी भी लिमिट पुट कर दी, उसकी भी लिमिट पुट कर दी। अब देख लो t माइनस 0 2 मिनट रुकना है ना, t माइनस 0, यहाँ तक मामला एकदम क्लियर चल रहा है। तो ये हो गया मेरे पास I0 स्क्वायर बाई 2t, अंदर हो जाएगा मेरे पास t माइनस, ध्यान से सुनना, साइन 0 का मान पूरा 0 होता है, तो ये तो पूरा हो गया 0, साइन 2 ओमेगा t, देखते हैं क्या होता है। साइन 2 ओमेगा का मान जो है मैंने सिखाया था 2 पाई बाई टी होता है, क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू क्या आ गया मेरे पास t, बटा में क्या है मेरे पास 2 ओमेगा। ध्यान से सुनना, t से t उड़ गया, 2 पाई इंटू 2 क्या हो गया 4 पाई। ध्यान से सुनना, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब पे मान जो होगा वो 0 होगा। चाहो तो लिख सकते हो साइन 2 इंटू 2 पाई जो होता है यानी कि साइन 4 पाई होता है उसका मान 0 होगा। तो जैसे ये 0 बटा 2 ओमेगा आएगा, ये 0 ही रहेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2t इंटू t माइनस 0। t माइनस 0 करो तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट मैं t लिख देता हूँ और t से t कट जाएगा। तो अब आप नोट कर लीजिए, अपना मान परफेक्ट आया एकदम। आई स्क्वायर का जो औसत मान आएगा वो आएगा अपने पास I0 का स्क्वायर बाई 2। ये नोट कर लीजिए जल्दी से कंप्लीट। और अगर आपने मैंने मिटा दिया तो वीडियो रिवर्स करके नोट कर लीजिए। एक चीज़ दूसरी चीज़ मैं यूँ कहना चाह रहा था कि मेरे को पहले से पता है कि वो जब मैंने ये यहाँ तक लिखा था ना I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से t तक और बटा में dt का ये आ गया था t माइनस 0, यहाँ तक लिखा था ना। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सुनना ध्यान से, आप कॉपी के टॉप पे लिख सकते हो कि अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करते हैं 0 से t मतलब पूर्ण चक्र यानी 2 पाई तक, पूरे चक्र तक, तो उसका औसत मान जो आता है वो 1/2 आता है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मैं कह रहा हूँ, और डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो I0 और ये क्योंकि t है तो यहाँ हो जाएगा 1/t/2 हो जाएगा और बटा में t हो जाएगा, तो t से t कट जाएगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो I स्क्वायर का औसत मान। आप चाहो तो I0 स्क्वायर बाई 2 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि समाकलन साइन स्क्वायर का 0 एक पूर्ण चक्र में 1/2 आएगा और 0 से t तक लिमिट है तो t/2 हो जाएगा, t से t कट जाएगा। चाहो तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर इतना लंबा नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। परंतु क्या है कि मुझे पता है कि देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो उनकी जिज्ञासा तो होती है कि नहीं सर साइन स्क्वायर का समाकलन बताओ, तो मैंने थोड़ा सावधानी वश किया इसलिए आज गलती नहीं की, बाकी तो जनरली गलतियां कर देता हूँ मैं, है नहीं। चलिए अब लास्ट स्टेप बची है कि वर्ग माध्य मूल मान पर पहुँचा जाए। तो वर्ग माध्य मूल मतलब जो आपने सबसे पहले आई स्क्वायर किया था उसके बाद आपने जो औसत मान ले लिया था उसका भी मूल मान ले लो। तो IRMS का मान क्या आ जाएगा जावक्री के लिए I0 स्क्वायर बटा 2 का भी मूल मान, यानी कि IRMS जो आया है वो आया है I0 बटा √2। ओहो, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, लगभग ये कितना होता है 1/√2 होता है 0.707 ऑफ I0। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, सुनना, मैं थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा था कि एक कोई मान लो ऐसी है जिसका हाईएस्ट मान 300 है तो आधे चक्र में औसत 200 आता था। अगर इसका मैं RMS मान देखूं तो आता है 0.7 ऑफ 300 यानी कि 7 या 21, तो 210 जो एम्पेयर आएगा वो उसका कौन सा मान होगा RMS मान होगा, और 200 मान जो है ये कौन सा होगा औसत मान होगा आधे चक्र में। पूर्ण चक्र में औसत तो क्या है 0 है। तो ये अपन ने फाइनली आज क्या देखा अभी RMS मान। इसी प्रकार से एंड सिमिलरली ERMS वोल्टेज वाला
RMS कैसे निकलेगा, तो ERMS जो होगा वो भी उसके शिखर मान का 1/√2 गुना हो जाएगा। और अगर इससे ये निकालना है कि E0 बराबर क्या होता है, तो वो होता है √2 टाइम्स ऑफ ERMS। ये भी कर सकते हो, इसका उल्टा वज्र गुना कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। तो इस प्रकार से अपन ने आज एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ निपटाई है ना प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझसे और बात कर सकते हो, है ना, ठीक है। मिलते हैं अपन कल कुछ और नई जावक्री के अलावा नई एसी के लिए। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नई एसी के लिए RMS मान की गणना करने के लिए। थैंक यू।